नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिससे हम सभी का कभी ना कभी वास्ता जरूर पड़ता है, लेकिन फिर भी वो एक पहेली सा लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानून की, उस भूल भुलैया की, उसके भारी भरकम शब्दों की जो बाहर से देखने पर बड़ी पेचीदा लगती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक एक करके कानूनी शब्दावली, अदालती प्रक्रियाओं और न्याय के उन मूलभूत सिद्धांतों को बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और कानून की इस मुश्किल लगने वाली भाषा के रहस्यों को खोलते हैं। अब चर्चा की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत ही अहम सवाल से करते हैं। आखिर कानून उस भाषा में क्यों बात करता है जो आम लोगों की समझ से इतनी परे है? सोचिए, कभी कोई कोर्ट का नोटिस या कोई लीगल एग्रीमेंट हाथ में आया हो, उसे पढ़ते दिमाग घूम जाता है ना? तो क्या ये जटिलता कोई मजबूरी है या फिर जानबूझकर खड़ी की गई कोई दीवार? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर उस इंसान के मन में उठता है जिसने कभी कोई भी कानूनी दस्तावेज पढ़ने या समझने की कोशिश की हो। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। आज की हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम रोजमर्रा के कानूनी शब्दों को समझेंगे, फिर प्राचीन सूक्तियों और आधुनिक कानून का रिश्ता जानेंगे। उसके बाद द रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत और प्राकृतिक न्याय पर बात करेंगे और अंत में कानूनी भाषा की इस पूरी बाधा का अच्छी तरह से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए, पहले भाग से शुरू करते हैं, रोजमर्रा की कानूनी शब्दावली को डिकोड करना। थ्योरी को छोड़कर सीधा जमीन पर आते हैं और उन कानूनी शब्दों को आम भाषा में समझते हैं जिनका इस्तेमाल कोर्ट कचहरी में रोजाना होता है। सबसे पहली अवधारणा जो हमारे सामने आती है वो है एक्ट ऑफ गॉड या ईश्वर का कृत्य। अब सुनने में ये किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? लेकिन कानूनी भाषा में आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसका पहले से न तो कोई अनुमान लगाया जा सकता है और न ही इंसान के बस में है कि वो इसे रोक सके। जैसे कि अचानक आई कोई भयंकर बाढ़ या कोई बहुत ही गंभीर भूकंप। टॉर्ट लॉ यानी जो सिविल मुकदमे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये एक बहुत ही मजबूत बचाव का काम करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर कोई ये साबित कर दे कि नुकसान किसी एक्ट ऑफ गॉड के कारण हुआ है तो जाहिर सी बात है दुनिया का कोई भी इंसान उसे रोक नहीं सकता था। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बेहद भयानक भूकंप आता है और किसी का घर पूरी तरह तबाह कर देता है। ऐसे में घर का मालिक उस निर्माण कंपनी पर हर्जाने का मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि भूकंप लाना या रोकना उस कंपनी के हाथ में नहीं था। आइए अब एक और बहुत ही आम शब्द को समझते हैं, एफिडेविट यानी हलफनामा। आपने भी कभी ना कभी ये बनवाया ही होगा। असल में ये एक लिखित बयान होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति शपथ लेकर ये घोषित करता है कि दी जा रही जानकारी उसकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बिल्कुल सच है। आप इसे एक तरह का पक्का लिखित कानूनी वादा समझ लीजिए। तलाक के मामले हो, संपत्ति के विवाद हो या फिर कर्ज से जुड़े विवाद, इन सभी में इसे सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जाता है। पर इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और अहम बात यह है कि यह हलफनामा केवल तभी मान्य होता है जब इसे अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के बनाया गया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर ये वादा या इसमें लिखी बात झूठी निकली तो हलफनामा बनाने वाले को परज्यूरी यानी झूठी गवाही के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई और सजा झेलनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं एंटीसिपेटरी बेल की, यानी अग्रिम जमानत। अखबारों और न्यूज़ में यह शब्द बहुत सुना होगा आपने। क्रिमिनल लॉ में यह एक ऐसा प्रावधान है जो किसी व्यक्ति को गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार होने से पहले ही जमानत के लिए आवेदन करने की आज़ादी देता है। गैर जमानती अपराध का सीधा सा मतलब है कि आरोपी को जमानत पर रिहा होने का स्वतः या जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, उसे अदालत से इसके लिए गुजारिश करनी होगी। तो यहाँ समझने वाली सबसे खास बात यह है कि अग्रिम जमानत इंसान की व्यक्तिगत आज़ादी को बचाने का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी हथियार है। ये इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति कानूनी प्रक्रियाओं का गलत इस्तेमाल करके किसी को भी बिना किसी ठोस और उचित कारण के जेल में ना डाल दे। चलिए, अब फर्स्ट पोजेशन, जिसे हम हिंदी में प्रतिकूल कब्जा कहते हैं, ये थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है, लेकिन नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी निजी संपत्ति पर 12 साल तक लगातार, खुले तौर पर और बिना किसी रुकावट या विरोध के कब्जा रखता है तो वो कानूनी तौर पर उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। इसके बाद दूसरा शब्द आता है एमिकस क्यूरियाई, जिसका शाब्दिक अर्थ है न्यायालय का मित्र। अब ये कोई ऐसा व्यक्ति या संगठन होता है जो उस चल रहे मुकदमे का सीधा हिस्सा नहीं होता, लेकिन अदालत खुद उनसे राय मांगती है ताकि वो अपनी विशेषज्ञता देकर मामले को सुलझाने में मदद कर सकें।
जैसे मान लीजिए बाल हिरासत यानी चाइल्ड कस्टडी का कोई बहुत ही पेचीदा मामला चल रहा है, तो कोर्ट किसी बाल कल्याण संगठन को एमिकस क्यूरियाई बना सकती है। और तीसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी न्यायालय की अवमानना। इसका सीधा सा नियम है कि अगर कोई जानबूझकर अदालत के आदेश को नहीं मानता या कार्रवाई में दखल देता है तो उसे सख्त सजा मिल सकती है। स्रोत में एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है केरल के एमवी जयराजन का, जिन्हें 2015 में अदालत की अवमानना के लिए ही दोषी ठहराया गया था। यहां से हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, प्राचीन सूक्तियां और आधुनिक कानून। इस हिस्से में हम समझेंगे कि कैसे लैटिन भाषा के पुराने और प्राचीन सिद्धांत आज भी हमारी पूरी न्याय प्रणाली पर अपना गहरा असर डालते हैं। सबसे पहले इस लैटिन मैक्सिम को देखिए, जेनरालिया स्पेशलिबुस नॉन डेरोगांट। पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही सीधा और महत्वपूर्ण है। सामान्य बातें विशेष बातों को नहीं काटती। अगर हम इसे एकदम आसान भाषा में समझें तो जब भी एक सामान्य कानून और एक विशेष कानून के बीच कोई टकराव होता है तो वहां हमेशा विशेष कानून ही हावी रहता है। चलिए इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ट्रैफिक का एक सामान्य नियम है कि गाड़ियों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सबके लिए है। लेकिन एक विशिष्ट नियम ये भी कहता है कि एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां किसी आपात स्थिति में इस स्पीड लिमिट को पार कर सकती हैं। ऐसे में अगर कोई एम्बुलेंस तेज जाती है तो यहां विशेष कानून की ही चलेगी। यह सिद्धांत बड़ी ही स्पष्टता से दिखाता है कि कानूनों के बीच प्राथमिकता कैसे तय की जाती है। अब आते हैं एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर, कम्युनिस एरर फैसिट्स जस, जिसका मतलब है सामान्य त्रुटि कभी कभी कानून बन जाती है। क्या कोई गलती कानून बन सकती है? जी हां, ये एक बहुत ही गहरी बात है जहां व्यापक प्रथाओं को लंबे समय तक सिर्फ इसलिए स्वीकार कर लिया जाता है क्योंकि लोग उसे मानते आ रहे हैं, भले ही शुरुआत में उनका कोई मजबूत आधार न रहा हो। इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है 3 तलाक की पुरानी प्रथा। ये सदियों तक समाज में चली और इसे लगभग एक कानून की तरह मान लिया गया था, जबकि मूल रूप से इसका कोई ठोस आधार नहीं था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अंततः साल 2017 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रथा की गहरी समीक्षा की और संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ पाते हुए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये दिखाता है कि कैसे एक सामान्य प्रथा लंबे समय तक कानून जैसी तो बन सकती है, लेकिन जब उसे संविधान की कसौटी पर परखा जाता है तो कानून उसे ठीक भी करता है। आप जरा इस सिद्धांत को देखिए, विजिलांटिबस नॉन डोर्मिएंटिबस जुरास सुभेनिएंट। इसका अर्थ है कि कानून हमेशा जागरूक लोगों का साथ देता है, उनका नहीं जो अपने अधिकारों पर सोते रहते हैं। आसान भाषा में कहें तो अगर आप अपने अधिकारों को लेकर सजग नहीं हैं तो अदालत आपकी मदद नहीं कर सकती। यहां एक बहुत सख्त चेतावनी मिलती है कि कानूनी उपाय हमेशा समयबद्ध होते हैं। द लिमिटेशन एक्ट बिल्कुल इसी सिद्धांत पर काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने किसी को कर्ज दिया है और उसे अपना पैसा वापस पाना है, लेकिन वो कानूनी समय सीमा, जो कि आमतौर पर 3 साल होती है, उसके बीत जाने तक सिर्फ इंतजार ही करता रहता है, तो अदालत उसके दावे को सुनने से पूरी तरह इनकार कर सकती है। तो यहां से मुख्य बात जो हमें सीखनी चाहिए वो ये है कि न्याय पाने के लिए किसी भी व्यक्ति का सतर्क, जागरूक और तत्पर रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम तीसरे भाग पर आते हैं, द रेयरेस्ट ऑफ रेयर, यानी दुर्लभ से दुर्लभ। अब हम आपराधिक कानून के एक सबसे गंभीर और गहरे सिद्धांत की ओर मुड़ेंगे जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया है। साल 1980 के एक बहुत ही ऐतिहासिक मामले बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य से ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सिद्धांत निकलकर सामने आया था। ये सिद्धांत तय करता है कि किसी अपराधी को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा कब दी जानी चाहिए। भारत में कानून का मानना है कि जीवन का अधिकार सबसे बड़ा है, इसलिए ये सिद्धांत साफ कहता है कि मौत की सजा केवल सबसे असाधारण और दुर्लभ मामलों के लिए ही सुरक्षित रखी गई है। किसी भी मामले में फांसी की सजा सुनाने से पहले अदालतों को 3 चीजें बहुत बारीकी से देखनी होती हैं। पहला, अपराध का मकसद क्या था। दूसरा, उस अपराध में कितनी बर्बरता शामिल थी। और तीसरा, उस अपराध का समाज पर क्या असर पड़ा। अगर कोई अपराध इतना ज्यादा जघन्य है, जैसे कि राज्य के खिलाफ कोई बहुत बड़ा अपराध या कोई अत्यंत क्रूर हत्या जहां अदालत को लगे कि आम उम्र कैद की सजा पूरी तरह से नाकाफी है, केवल और केवल तभी ये चरम सजा सुनाई जाती है। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि किसी भी कानून की वैधता आखिर तय कैसे होती है। इसे हम संवैधानिकता कहते हैं। पहले जो हमने 3 तलाक का उदाहरण देखा था, उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
किसी भी अधिनियम या कानून की संवैधानिकता का मतलब ये है कि वह कानून देश के सर्वोच्च कानून यानी हमारे संविधान के दायरे में है या नहीं। हमारी न्यायपालिका यानी कोर्ट्स के पास ये सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी है कि वह इस बात की जांच करे कि कोई भी नया या पुराना कानून संविधान के मूल ढांचे के अनुरूप हो। संविधान का अनुच्छेद 13 इसी न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू का आधार बनता है। यह अनुच्छेद पूरी तरह से पक्का करता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून ना बना दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। अब आते हैं चौथे भाग पर, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। अभी तक हमने सख्त लिखित कानूनों की बात की, लेकिन उनसे थोड़ा परे हटकर देखें तो कानून का एक बहुत ही मूलभूत दार्शनिक आधार भी मौजूद है, जिसे हम नेचुरल जस्टिस कहते हैं। इसका मुख्य काम है हर जगह और हर स्तर पर निष्पक्षता बनाए रखना। और इस निष्पक्षता को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है ऑडी एल्टरम पार्टम की ये पुरानी कहावत। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अनसुना नहीं छोड़ा जाएगा या फिर दूसरे पक्ष को भी सुने। सच कहूं तो ये निष्पक्षता का पूर्ण आधार है। ये सिद्धांत तय करता है कि कोई भी फैसला तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि विरोधी पक्ष को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का, अपनी सफाई देने का पूरा मौका ना दिया जाए। एक बहुत ही आम सा उदाहरण लेते हैं। यदि किसी कॉलेज में किसी छात्र पर परीक्षा में नकल करने का आरोप लगता है तो कॉलेज प्रशासन सीधा उसे निकाल नहीं सकता। उन्हें कोई भी सजा तय करने से पहले उस छात्र को बुलाकर उसकी बात रखने का पूरा मौका जरूर देना चाहिए। भारत के कानूनी इतिहास में कुछ बहुत ही प्रसिद्ध मामले हुए हैं जो प्राकृतिक न्याय के इस सिद्धांत को असल जिंदगी में लागू करते हैं। 1978 का मेनका गांधी बनाम भारत संघ का ऐतिहासिक मामला इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस मामले में हुआ ये था कि सरकार ने बिना कोई कारण बताए या बिना कुछ पूछे मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया तो न्यायालय ने सरकार के इस कदम को पूरी तरह से गैरकानूनी करार दिया, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह कदम प्राकृतिक न्याय के बिल्कुल खिलाफ था। मेनका गांधी को बोलने और अपनी बात रखने का मौलिक अवसर ही नहीं दिया गया था। बिल्कुल इसी तरह 1969 का एक और मशहूर मामला है ए.के. क्राइपक मामला। यह मामला भी ये साबित करता है कि प्राकृतिक न्याय सिर्फ अदालतों के अंदर ही नहीं बल्कि सभी सरकारी और प्रशासनिक कामों में भी लागू होना चाहिए। तो इन सब बातों से समझने वाली मुख्य बात यह है कि प्राकृतिक न्याय केवल अदालती कमरों तक सीमित कोई भारी भरकम किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये हमारे और आपके दैनिक जीवन का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है। आप खुद सोचिए, स्कूलों में किसी छात्र को निकालने से पहले उसका पक्ष सुनना, दफ्तरों में यदि किसी कर्मचारी पर बेईमानी या देर से आने का आरोप है तो बॉस द्वारा कोई भी एक्शन लेने से पहले उसकी सफाई सुनना, और यहाँ तक कि हमारे घरों में भी माता पिता द्वारा बच्चों को डांटने या सजा देने से पहले उनकी बात सुनना। ये सब आखिर क्या है? ये सब प्राकृतिक न्याय ही तो है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी और समान मौकों को प्राथमिकता देकर हमारे समाज में आपसी भरोसा और सुरक्षा पैदा करता है। अब हम अपनी चर्चा के 5वें और अंतिम भाग पर पहुंच गए हैं, कानूनी भाषा की बाधा। कानून के इन तमाम शानदार सिद्धांतों को विस्तार से समझने के बाद अब हमें उस माध्यम पर एक आलोचनात्मक नज़र डालनी चाहिए जिसका उपयोग इन सभी बातों को बताने और लिखने के लिए किया जाता है, यानी लीगल भाषा, या जिसे लीगलीज कहा जाता है। अगर हम कानूनी भाषा की बनावट को करीब से देखें तो ये संचार का एक बहुत ही ज्यादा संरचित और विशिष्ट रूप है। इसे वकीलों, न्यायविदों और ड्राफ्ट्समैन द्वारा बहुत ही बारीकी से एक एक शब्द नाप-तौल कर तैयार किया जाता है। अब ऐसा करने के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अनुबंधों, एग्रीमेंट्स और अदालती कार्यवाहियों में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता या भ्रम से बचा जा सके। वो नहीं चाहते कि कोई भी शब्द दो अर्थ निकाले, इसलिए इसमें तकनीकी शब्दों का भारी इस्तेमाल होता है। एक बेहद औपचारिक ढांचा होता है और जैसा कि हमने पहले देखा, ये भाषा लैटिन शब्दों से भरी होती है। लेकिन इसी पेशेवर सटीकता के साथ कई बड़ी शिकायतें भी जुड़ी हुई हैं। स्पष्टता लाने के चक्कर में लंबे लंबे वाक्यों और अत्यधिक तकनीकी शब्दों के कारण इसमें एक अजीब सी जटिलता आ जाती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखे वाक्यांश नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड हियर एंड अबव। ऐसे शब्द आम पढ़ने वाले को पूरी तरह चकरा देते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर एकरूपता की भी काफ़ी कमी है। पर्सन या व्यक्ति जैसे एक सरल शब्द के भी अलग अलग कानूनी संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, और रेस इप्सा लॉकेटर जैसे लैटिन शब्दों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है जिन्होंने कानून की पढ़ाई नहीं की है। नतीजा क्या होता है? यह सब न केवल न्यायिक प्रक्रियाओं को धीमा करता है बल्कि आम जनता को न्याय प्रणाली से दूर भी धकेलता है।
ये अत्यधिक औपचारिकता चीज़ों को कैसे और बिगाड़ देती है, इसका एक दिलचस्प और व्यवहारिक उदाहरण देखिए। मान लीजिए किसी बात पर सहमति जतानी है। एक साधारण से मैं सहमत हूं की जगह लीगल भाषा में लिखा होगा आई डू हियर बाय अफर्म एंड डिक्लेयर। ऐसे भारी भरकम शब्दों ने लीगल दस्तावेजों को बहुत उबाऊ और कठोर बना दिया है। और सच कहूं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जिस अस्पष्टता से बचने के लिए ये भाषा बनाई गई थी, उसी खराब तरीके से लिखी गई या अस्पष्ट कानूनी भाषा का इस्तेमाल करके कई बार चतुर वकील आसानी से खामियां या लूप होल्स निकाल लेते हैं। इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण हमें कॉरपोरेट और टैक्स कानूनों में देखने को मिलता है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां वकीलों की मदद से कानूनी भाषा की इन्हीं पेचीदा खामियों का फायदा उठाकर आसानी से टैक्स देने से बच निकलती हैं। तो इस बेहद विस्तृत और गहरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम और सोचने वाली बात हमारे सामने आती है। क्या कानूनी भाषा की ये जो अत्यधिक जटिलता है, वो वास्तव में न्याय की पवित्रता और सटीकता की रक्षा कर रही है, या फिर ये महज एक ऐसी ऊंची दीवार बन गई है जो न्याय को उन्हीं लोगों से दूर रख रही है जिनके अधिकारों की रक्षा के लिए इसे बनाया गया था? जरा सोचिए, अगर किसी न्याय प्रणाली की भाषा ही उसके आम नागरिक की पहुंच और समझ से बाहर बनी रहती है, तो क्या उस प्रणाली को वास्तव में निष्पक्ष और पारदर्शी माना जा सकता है? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर हम सभी को गहराई से विचार करना चाहिए। आज की चर्चा में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।